अच्छा, आपने देख लिया। सर हम कहीं करा तो ठीक, ये तो ये टेकरी पे आए हुए लोग ये सब आपकी हैं बकरियां सारी? हाँ ये अपनी। सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। उज्जैन या उज्जैनी अवंती क्षेत्र की राजधानी, प्राचीन काल की, संसार के सबसे प्राचीन नगरों में से एक नगर। जितना ही प्राचीन है उतनी ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस नगर की है। दुर्लभ पुरातात्विक संपदा यहाँ पर है। उससे भी बढ़कर अनोखी दुर्लभ हस्तलिखित पोथियों का, पांडुलिपियों का, मैन्युस्क्रिप्ट्स का संकलन यहाँ के कुछ ग्रंथालयों में, कुछ संस्थाओं में है। इसी उज्जैन में शशि भूषण जी रहते हैं। शशि भूषण जी कवि हैं, काव्य पाठ बहुत अच्छा करते हैं, साहित्य और रंगमंच से जुड़ी गतिविधियों का संचालन बहुत खूबसूरती से करते हैं। शशि भूषण जी का आग्रह था कि हम उज्जैन के एक दुर्लभ पुरातात्विक अवशेष अशोक के स्तूप, मौर्यकालीन स्तूप जो उज्जैन में हैं, उनको देखें। मेरे लिए भी थोड़ी सी सुखद और आश्चर्यजनक सूचना थी कि उज्जैन में कदम कदम पर मंदिर हैं, हर घर घर में मंदिर हैं और बहुत पुराने मंदिर भी हैं। बड़ी महती तीर्थस्थली यह है। लेकिन मौर्यकाल का पुरातात्विक स्तूप होना, इसका तो आशय हुआ कि उज्जैन का कदाचित सबसे प्राचीन पुरातात्विक अवशेष यह है। अशोक के स्तूप उनके आग्रह पर देखने के लिए हम गए। यह उज्जैन की सबसे पुरानी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर जो कि दुर्भाग्य से समाप्त हो रही है। 3 टीले यहाँ पर हैं, उनमें से एक तो दिखाई नहीं दिया, 2 दिखाई देते हैं, 2 में से एक नष्टप्राय है। जो मुख्य टीला है, जिसे वैश्य टेकरी कहते हैं, वह बचा हुआ है, पर उस पर चढ़ने का मार्ग बड़ा दुर्गम है। यह एक अशोक का बनवाया हुआ स्तूप है, या मौर्य काल में अशोक के समय बनवाया हुआ स्तूप है। अशोक यहाँ रहे थे, क्षत्रप के रूप में वो रहे। विवाह उन्होंने किया, यहाँ के एक श्रेष्ठी परिवार की कन्या से विवाह किया। उनके बनवाए हुए ये स्तूप हैं, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि यात्री यहाँ पर पहुँच सकें। इन स्तूपों की संरक्षण, तथा कथित स्तूप हैं क्योंकि ये तो मिट्टी के टीले हैं। मिट्टी इतनी चढ़ी हुई है कि जो स्तूप थे वे तो दब गए हैं। उनके अवशेष रहे होंगे, वे तो कहीं भी दिखाई नहीं देते। जो टीले हैं उनका मार्ग भी बड़ा दुर्गम है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि टीले भी बचाए जा सकें और उन तक पहुंचने का मार्ग सुगम हो सके, या बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थान बन सकता था। हमने श्रीनगर में नागार्जुन का मठ देखा, उसे सुरक्षित किया गया है। उस तक भी पहुंचने का मार्ग तो बड़ा लंबा और दुर्गम है, पर वह स्थान बड़ा भव्य है, वो बड़ा स्थान है, वह बचा हुआ है। उज्जैन में विकास बहुत हो रहा है, सारे देश में विकास हो रहा है, नगर नगर में विकास हो रहा है। विकास का रथ तेजी से दौड़ रहा है। हर नगर में कई कई वृक्ष, हजारों वृक्ष प्रतिदिन कटते हैं विकास की इस यात्रा में। कुछ प्राचीन अवशेष दब जाते हैं जो कि पुरातात्विक दृष्टि से महत्व के हो सकते हैं। पुरातात्विक संपदाएं नष्ट हो जाती हैं। पुराने मंदिर मिट्टी में मिल जाते हैं कभी कभी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है। उनका बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। पढ़ने में तो पूरी तरह से नहीं आ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का लगाया हुआ बोर्ड है या प्रशासन की ओर से ये बोर्ड लगा हुआ है। इतना जर्जर हो गया है ये बोर्ड, इसकी लिखावट पर इतने धब्बे हैं जंग के कि पूरा पढ़ना आसान नहीं है। आसपास झाड़ी झंखाड़ इस बोर्ड के इतने हैं और गड्ढे हैं कि पास पहुंचकर पढ़ना कठिन है। पुरातत्व की दुर्लभ प्राचीन निधि को बचाने के लिए जो सूचना फलक लगाया गया है वह स्वयं नहीं उस सूचना फलक को बचाया जा पा रहा है, तो निधि कैसे बचेगी, यह एक चिंतनीय बात है। और निधि तो बहुमूल्य हो सकती है, उस पर और अभी कार्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो पुरातात्विक अवशेष मिले थे वे तो कहीं संग्रहालय में होंगे, पर यहाँ आसपास पुरातात्विक संपदाएं और हो सकती है। ये इतना पुराना स्थान है। सूचना फलक में बताया गया है कि ये 300-350 फीट ऊंचाई का वैश्य टेकरी नाम का टीला है, जिसके नीचे स्तूप है। स्तूप के अवशेष मिले हैं और इसका व्यास 100 फीट है। वैश्य टेकरी कदाचित इसको इसलिए कहा गया है कि वैश्य परिवार की कन्या से अशोक ने यहाँ रहकर विवाह किया। हालांकि यह सूचना फलक में ऐसा लिखा नहीं है। और 2 टीले इसके अतिरिक्त और हैं, एक पश्चिम दिशा में, एक दक्षिण पश्चिम दिशा में। तीनों टीलों का उत्खनन पुरातत्व विभाग की ओर से कराया गया था। स्तूप प्रकाश में आए ऐसा यहाँ बताया गया है सूचना फलक पर। मुख्य स्तूप के चारों ओर आयताकार संरचना है जो कि परिक्रमा जैसी लगती है, और कुछ पढ़ने में नहीं आता है कि यह एक अति विशिष्ट प्रकार की किसको दर्शाते हैं नहीं पता चलता है। किसी निर्मिति को दर्शाते हैं जो कि यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलती है। पश्चिम दिशा में स्थित छोटा टीला तुलावती की टेकरी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एक टीला कंकर टीले के नाम से जाना जाता है। इस सूचना फलक में स्वयं लिखा हुआ है कि ये जो तुलावती की टेकरी है यह वर्तमान में कृषि कार्यों हेतु जमीन इसके आसपास समतल की गई है। इस समतलीकरण में टेकरी सिकुड़ती गई है, दिखाई पड़ता है। तत्कालीन निदेशक पुरातत्व विभाग श्री बी गर्दे ग्वालियर राज्य के द्वारा 1938 में उत्खनन के दौरान यहाँ पर जो स्तूप प्राप्त हुए उनकी ईंटें 22.5 गुणित 18.5 गुणित 3.25 इंच आकार की ईंटें हैं, जो कि बड़ा प्रशस्त आकार है ईंटों का। और इस प्रकार के इस आकार की ईंटें मौर्यकाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनती थीं। ढले हुए सिक्के यहाँ मिले हैं, मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, और लाख शंख तांबे की बनी हुई कुछ चीज़ें मिली हैं जिनको कि स्तूप को मजबूत बनाने के लिए काम में लिया गया होगा। इतनी सूचनाएं सूचना फलक से मिलती हैं जो कि थोड़ी कठिनाई से पढ़ा जा सकता है। उसका चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पहुंच करके लगता है कि उज्जैन इस धरती का केंद्र है। उज्जैन तो सचमुच में केंद्र है ही, विश्व का केंद्र है। और ये जगह उज्जैन का केंद्र है क्योंकि इस टीले पर चढ़कर हम देखते हैं तो चारों तरफ धरती गोल घूमती हुई सी दिखाई पड़ती है। दूर दूर तक ये उज्जैन के बीचों बीच हम खड़े हैं ऐसा लगता है। पूरा उज्जैन एक गोलाकार परिधि में समाया हुआ देखा जा सकता है। धरती गोल है, यह भी अनुभव यहाँ पहुँच करके किया जा सकता है। लेकिन नीचे के दृश्य अगर आप देखेंगे तो खेत बहुत करीब आ गए हैं, कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, आसपास कॉलोनियाँ चली आ रही हैं, उनका काम चालू है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स पुरातात्विक अवशेष में देखता हूँ जहाँ पर कि उनकी सामग्री उठाई जा रही है। जो कुछ सामग्री उनकी काम में लाई जा सकती है उसको आसपास जो मकान बन रहे हैं उसमें लोग ले लेते हैं। इस स्थान पर हम पहुँचे
दिन ढलने को था, सूरज डूबने वाला था। शशि भूषण जी, उनकी बेटी अनुषा, हम लोग 3 लोग, मैं, मेरी बेटी चिन्मयी और मेरी पत्नी सत्यवती, शशि भूषण जी से बातचीत हुई। वे चिंतित हैं इस स्थान को लेकर के, उनकी चिंता जायज है और हम सभी को होना चाहिए, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं। चिन्मयी ने शशि भूषण जी के अनुरोध पर कुछ कहा, कुछ गाया, मैंने कुछ कहा। अनुषा जो बच्ची है, उसने बहुत सधे हुए ढंग से अपनी बात कही। शशि भूषण जी ने उसको रिकॉर्ड किया, करवाया, वो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ इस इरादे से कि पुरातत्व प्रेमियों का, संस्कृति प्रेमियों का, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्येताओं का, आम जनता का, सरकारों का, संस्थाओं का इस जगह की ओर ध्यान जाएगा। इसको बचाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार। हम आज हैं उज्जैन के कानीपुरा स्थित बौद्ध स्तूप, जिसे यहाँ वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। ये शाम है और सूरज ढल रहा है। हम हैं उज्जैन के कानीपुरा स्थित बौद्ध स्तूप के ऊपर। इसे यहाँ वैश्य टेकरी कहा जाता है। बौद्ध स्तूप भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसके बारे में ऐतिहासिक और पुरातात्विक तथ्य ये हैं कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। हम जानते हैं कि विदिशा के पास है उज्जैन, और उज्जैन के क्षेत्रपाल हुआ करते थे अशोक। अशोक का विवाह विदिशा की एक वैश्य कन्या यानी एक सेठ की पुत्री से हुआ था। ऐतिहासिक रूप से ये भी सच है कि अशोक के 2 संतानें यहाँ उज्जैन में हुई। ये पुरानी बातें हैं। आज का उज्जैन तो दूसरे तरीके से विकसित हो रहा है और सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं इस बौद्ध स्तूप में, वैश्य टेकरी में, तो उसी प्राचीनता की तरफ अनायास चले जाते हैं, जहाँ हमारी एक महान विरासत, जिसके बारे में ऐसे कहते हैं कि मानवता का एक महान संदेश, महामानव बुद्ध का संदेश यहाँ से संबद्ध है। और यहाँ कोई न कोई आते रहते हैं। मेरे लिए आज बड़े आत्मतोष और खुशी की बात है कि हमारे साथ हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, देश के दुनिया भर में जाने जाने वाले संस्कृत और हिंदी के विद्वान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के लेखक। अभी आपकी नई किताब आई है भारत की सारस्वत साधना, और ये भी एक अच्छा संयोग है कि चिन्मयी त्रिपाठी जी राधा वल्लभ जी की बेटी, और हम सब जानते हैं, आपसे तो कौन परिचित नहीं है, हिंदी कविता का गायन अगर आज कहीं मिलता है तो वो चिन्मयी जी के स्वर में। तो इस तरह से इस बौद्ध स्तूप में हम सब हैं और हम चाहते हैं कि कुछ जाने। राधा वल्लभ जी से हमारा सबसे पहला सवाल न कहें, इसे एक जिज्ञासा या अपेक्षा कहें कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ? इसके पहले भी कभी आए या ये पहली बार है? कैसा लग रहा है? बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ यहाँ आकर के। शशि भूषण जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को ऐसी जगह पर वे लेकर के आए। और उज्जैन में हम रहते हैं, हमको ये लगता है कि उज्जैन तो सारा उलट पुलट हो गया है, और जिस उज्जैन को हमने 30 साल पहले, 40-50 साल पहले देखा था, वह तो कहीं दब गया है। यहाँ करके लगा कि कई हजार साल पहले का उज्जैन का कोना बचा हुआ है, वो भी दबोचा तो जा रहा है, लेकिन फिलहाल बचा हुआ है। यह बहुत ही दुर्लभ पुरातात्विक धरोहर है और इसको बचा करके रखा जाना चाहिए। जैसा शशि भूषण जी बता रहे हैं कि ये अशोक के समय का स्तूप है और ये दुर्लभ स्तूपों में से एक है, और उस दृष्टि से अत्यंत पवित्र स्थान है। कदाचित यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ हो सकती हैं।
इसको इस रूप में विश्व की एक बड़ी धरोहर के रूप में माना जाना चाहिए। उज्जैन जो कि एक पुरातात्विक धरोहर का बड़ा केंद्र रहा है और वह जो कुछ विकास हो रहा है उसमें वो दुर्लभ पुरातात्विक धरोहर कहीं छिपती जा रही है, उसको वापस प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। और इस स्थान का न केवल संरक्षण होना चाहिए बल्कि जो संकट है, वो सभ्यता का बड़ा संकट हमारे सामने है कि जो विकास जिस तरह से, जिस गति से और जिस दिशा में हो रहा है उसमें जो कुछ मूल्यवान हमारा है वो हमसे दूर कहीं दबा कर के और तिरोहित किया जा रहा है। और ये स्थान अभी है, इसके आसपास भी विकास की जो यात्रा है वो तो यहाँ तक आई है और 3 टीले हमने देखे, उसमें से एक तो दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा बचा हुआ लेकिन खेत उसके बहुत करीब तक आ गए हैं। और यह कदाचित जो मुख्य स्तूप है यह बचा हुआ है, पर इसके आसपास भी खेत हैं और यहाँ की जो मिट्टी है उसके भूमि क्षरण के द्वारा कारण इस टीले का कितना बचा रहेगा आगे। जिस रूप में विकास हो रहा है, नगरों का शहरीकरण हो रहा है, उसमें ऐसे स्थान विशेष रूप से बचाए जाने चाहिए। यह बड़ी समस्या है और इतिहास के कई अध्याय इसमें खुलेंगे यदि इस पर कार्य किया जाए। यह उस प्रकार की जगह उज्जैन की है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। यही एक और छोटी सी बात हम जानने का मन हुआ है कि आपने हाल ही में किताब लिखी है भारत की सारस्वत साधना, और उसमें आपने बाकायदा बहुत पुराने ऋषियों और वैयाकरणों से लेकर के साहित्यकारों या काव्य शास्त्रियों तक सबको समेटा है। आज आप बौद्ध स्तूप पर हैं, तो आप सारस्वत साधना में बुद्ध का क्या स्थान पाते हैं भारत में, या बुद्ध को कैसे देखते हैं आज के परिवेश में भी, और भविष्य में बुद्ध की क्या जगह होने वाली है देश में? बुद्ध का ईसा के पहले की जो पूरी सहस्राब्दी है, मिलेनियम है, उसमें केंद्रीय महत्व है और पूरे भारत की जो ज्ञान मीमांसा या सारस्वत साधना है उसके एक शिखर पुरुष वे हैं। निश्चित रूप से जो काम अभी सामने आया है भारत की सारस्वत साधना के रूप में, वो मेरा एक आरंभिक उपक्रम मात्र है और मेरा एक बड़ा स्वप्न यह है कि अत्यंत प्राचीन काल से लगाकर के 21वीं शताब्दी तक जो भारत की सारस्वत साधना का लेखा जोखा प्रस्तुत होगा, वो प्राचीन भारत की सारस्वत साधना, मध्यकालीन भारत की सारस्वत साधना और आधुनिक भारत की सारस्वत साधना के रूप में उसमें कई खंड इस प्रकार के बनेंगे। तो उसमें जो बुद्ध का काल है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के लगभग 500-600 बड़े दार्शनिक उस समय परस्पर बहस कर रहे हैं। ऐसा जीवंत समय है और अद्भुत समय वह है। उनमें से कई से तो बुद्ध ने संवाद किया और उन्होंने भी बहस की, और बुद्ध बहुत बड़े संवाद पुरुष थे और उन्होंने देश को संवाद की एक शैली दी। किस तरह से हम परंपराओं से संवाद करते हैं, किस तरह से दूसरे दार्शनिकों से संवाद करते हैं, उसकी भाषा उन्होंने दी। इसलिए बुद्ध का हमारी दार्शनिक मीमांसा में और हमारी भाषा, संवाद की भाषा के विकास में बहुत महत्व है। एक धर्मगुरु के रूप में तो बहुत बड़े वे हैं ही। तो इसलिए जो कुछ भी काम हुआ है वो एक शुरुआत जो है, तो उसमें आगे बुद्ध और उनके समय के जो दार्शनिक हैं वो कई नाम है उसमें, मक्कली घोषाल है और भी आजीवक संप्रदाय के कई हैं, ऋषितुल्य लोग वे हैं और वे आजीवक थे। चारवाक दर्शन से लगभग मिलता जुलता उनका दर्शन था, पर उनकी साधना पद्धतियाँ हैं, उनके विचार हैं। तो भारत में सदैव जो विविधता है विचारों की और जो बहुवचन की हमारी संस्कृति है उसको पाला पोसा जाता रहा है। और बुद्ध ने तो जो मार्ग दिखाया वह मध्यम निकाय के द्वारा, उसमें कई विचारधाराओं को आमने सामने रख करके देखा जाता है, उनको तोला जाता है। तो बुद्ध का इस दृष्टि से बहुत महत्व है और यह इस स्थान पर हम खड़े हैं, इसलिए इस बात को कहना यहाँ और भी आवश्यक है कि बुद्ध कितने आवश्यक हैं हमारे आज के समय में, और उनकी तरफ हमको एक विचारधाराओं में परस्पर संवाद की दृष्टि से और वैश्विक संवाद की दृष्टि से उनकी तरफ देखना चाहिए। जी, और इसी सिलसिले में हमने जैसा शुरू में ही कहा था कि हमारे लिए ये एक बहुत ही
खुश होने और दिली महसूस करने की बात है कि चिन्मयी जी हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब आजकल की कविताएं पठनीय नहीं रह गई हैं या उनकी संवेदना आम लोगों को छूती नहीं है, तब चिन्मयी जी ने विनोद कुमार शुक्ल से लेकर बाबूशाह कोहली तक की कविताओं को स्वर दिया है। और इसके अलावा भी आमतौर पर आप जोएल मुखर्जी जी के साथ दिखती हैं, आज माँ के साथ हैं। और सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है और बुद्ध के बारे में आप क्या सोचती हैं, और फिर कुछ आप सुनाएं तो ये यादगार हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे पता नहीं था। जब असल में मैं अंदर आई तो मैं नहीं समझ पाई थी कि इसका क्या महत्व है। मुझे लगा एक टीला है जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन इसके नीचे स्तूप है और इसकी इतनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है ये मुझे नहीं समझ में आया था अभी तक। लेकिन आकर के देखा तो यहाँ बैठ कर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, मैं और मम्मी, की ये पेड़ कितना खूबसूरत है। यहाँ पे आग लगा दी गई तो थोड़ा झुलस गया है, लेकिन ये किसका पेड़ है मम्मी? शायद मुझे पेड़ है। और यहाँ से पूरा उज्जैन का व्यू, पूरा उज्जैन का दर्शन हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप ले आए हमको यहाँ पर। हाँ, अब चाहते हैं हम कि इस पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई अगर कुछ याद आ रही हो, ऐसा कोई ये मतलब टास्क की तरह नहीं है क्योंकि बुद्ध दुनिया भर के सबसे बड़े मानवतावादी माने जाते हैं। तो कोई ऐसी कविता जो आपने पहले भी गाई हो या खुद भी लिखी हो, आप लिखती हैं, और आपके 2 काव्य संग्रह हैं, ये जानकर भी अच्छा लगा। तो जैसा भी आज के सुना देती हूँ, एक चोला माटी के राम जी, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के राम हो। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के राम, चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के राम। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस अभिमानी, रावण कस अभिमानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस अभिमानी, रावण कस अभिमानी। चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के राम हो। कोनो रहिस ना कोनो रहे भई, आही सबकी पारी, एक दिन आही सबकी पारी। काल कोनो ला छोड़े नाही, राजा रंग भिकारी, राजा रंग भिकारी। कोनो रहिस ना कोनो रहे भई, आही सबकी पारी, एक दिन आही सबकी पारी। काल कोनो ला छोड़े नाही, राजा रंग भिकारी, राजा रंग भिकारी। चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के राम हो। बहुत खूबसूरत। और कबीर भी ऐसे ही कहते हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव। ये जो नश्वरता का भाव है, ये दरअसल करुणा की ओर जाने का एक आह्वान जैसा ही है। और पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है तो बुद्धि याद आते हैं।
धम्मपद में वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मेरा छीन लिया। ऐसा सोचते रहने से बैर शांत नहीं होता है। आग से आग नहीं बुझती है, बैर से बैर शांत नहीं होता है। ये एक विरल दिन है आज का, बहुत ख़ास। यहाँ से ये उज्जैन दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये केंद्रक है उज्जैन का ये स्तूप। और अनुषा भी है और अस्तांचल की ओर जाता हुआ सूरज। धन्यवाद।